आइए बच्चों, आज हम फिजिक्स में सीखेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। आखिर सरफेस टेंशन जो होता है इसका क्या मीनिंग है और किस तरह के सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। आइए इसकी थ्योरी, इसका बेसिक, इसका कंसेप्ट क्या है उसको जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने एक कंटेनर लिया है और इसके अंदर वाटर को फिल किया है। तो अगर आप वाटर की ऊपर की सरफेस को आप ध्यान से देखें तो वाटर की जो ऊपर की सरफेस होती है वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो इसका रीजन क्या है कि जो ऊपर की सरफेस के पास में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा बच्चों, एक मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करता है। ये आपको पता भी होगी बात, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, और यदि ये डिस्टेंस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से ज्यादा होगी तो ये फोर्स धीरे धीरे वीक हो जाता है। तो यहां पर मान लीजिए मैंने इमेजिन किया है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है ये व्हाइट कलर की, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है। तो इसके लाइन के इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइन के पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अपनी तरफ को खींचेंगे इस डायरेक्शन में एफ फोर्स से। ये एफ एक तरह का वही मॉलिक्यूलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है, और इधर वाली सरफेस के मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में खींचेंगे इस लाइन के ऊपर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको इधर को, जिसके कारण पूरी मेम्ब्रेन क्या रहती है, ये पूरी मेम्ब्रेन एक तरह से ये टेंस रहती है, और ये मेम्ब्रेन जो होती है एक तरह से बिहेव करने लगती है किसकी तरह, एक मतलब ये जो वाटर की सरफेस है एक तरह से मेम्ब्रेन की तरह ये बिहेव करती है। तो यहां पर अगर आपको इस बात को जानना हो कि आखिर सरफेस टेंशन क्या है, तो ये जो फोर्स लग रहा है इस लाइन की लेंथ मान लीजिए एल है, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है बच्चों, इस फोर्स को अगर आप ये जो आपने लेंथ ड्रॉ की है इससे डिवाइड कर दें तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है इसी का नाम एक तरह से सरफेस टेंशन है। तो T इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनेगा, आप लिखेंगे T इक्वल टू एफ अपॉन एल। इसमें F एक तरह का फोर्स है, इसको आप मॉलिक्यूलर फोर्स समझ सकते हैं। दो तरह का फोर्स होता है मॉलिक्यूलर फोर्स, एक कोहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स। जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कोहेसिव होता है। जैसे आपके पास में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको आप एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आप यहीं से लिखते हैं। इससे क्या डेफिनेशन आप इसकी लिखते हैं यहाँ से कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है इसी को आप क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ये जो सरफेस टेंशन होता है अगर आपको पूछी जाए इसकी यूनिट बताइए क्या होगी, तो यूनिट आप फॉर्मूले से ही लिखेंगे। इसकी फॉर्मूले से यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की न्यूटन, लेंथ की मीटर, तो इसकी यूनिट को बोलेंगे आप न्यूटन पर मीटर। साथ ही साथ अगर आपको इसकी डायमेंशन भी निकालनी हो, डायमेंशन कैसे निकालते हैं आप इसकी, तो डायमेंशन के लिए फॉर्मूला यही फोर्स अपॉन लेंथ वाला फॉर्मूला। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 होती है और लेंथ की कितनी है, l होती है, तो l से l तो कट जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखते हैं वो क्या फॉर्मूला बनेगा, उसको लिखेंगे आप mt-2, l से l कट जाएगा, mt-2। तो ये जो सरफेस टेंशन है ये डिपेंड किस बात के ऊपर करता है, एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए उनका सरफेस टेंशन अलग होता है। तो ये लिक्विड का नेचर कैसा है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो T जो है डिफरेंट लिक्विड के लिए, अगर लिक्विड अलग अलग हैं, डिफरेंट लिक्विड हैं अगर, तो उनका सरफेस टेंशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये भी क्या होगा, डिफरेंट। और ये इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि इस लिक्विड का कितना सरफेस एरिया है, यानी कि ये टेंशन जो होता है एक तरह से इंडिपेंडेंट होता है इसके सरफेस एरिया से। और ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ हमने इमेजिन की है एक तरह से कि कितनी लंबाई जितनी ज्यादा होगी ये फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि एफ अपॉन एल का रेशो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो इसकी लेंथ से भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो होता है एक तरह से एफ और एल का रेशो है। जो एफ और एल का रेशो होता है बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर ये कुछ बेसिक बातें आपने इसकी सीखी है। इसमें आइए इस बात को हम जानते हैं कि ये जो सरफेस टेंशन है आखिर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहां पर सबसे पहला आपको मालूम है कि जो मरकरी की स्मॉल ड्रॉप होती है उसका शेप होता है स्फेरिकल, और जो बड़ी ड्रॉप होती है वो होती है फ्लैट। ये यहां पर कैसी शेप है, ये हमने बनाई है स्फेरिकल शेप है ये, और ये कैसी है, ये फ्लैट है। ऐसा आखिर क्यों होता है, कारण यह है कि स्फेरिकल होने का रीजन तो है सरफेस टेंशन। कोई भी बॉडी सरफेस टेंशन के कारण क्या करती है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहती है, और मिनिमम सरफेस एरिया होता है किसका बच्चों, स्फीयर का होता है। तो स्मॉल ड्रॉप में क्या होता है, इसके ऊपर लगने वाला जो वेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वेट नेग्लिजिबल है, और केवल क्या एक्ट करेगा, ओनली सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। T इक्वल टू नॉट जीरो, किधर को लगेगा सरफेस टेंशन, इसके सारे मॉलिक्यूल्स इसको
अंदर की तरफ को खींचेंगे, जिसके कारण फाइनल शेप इसका क्या बन जाता है, स्फेरिकल बन जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये बड़ी ड्रॉप है तो इसमें वेट को आप नेग्लेक्ट नहीं करते, वेट इक्वल टू नॉट जीरो, और साथ ही साथ सरफेस टेंशन तो लगेगा ही लगेगा, सारे मॉलिक्यूल्स अंदर वाले सरफेस वालों को अपनी तरफ को खींचेंगे, तो फाइनल जो शेप इसका बनता है फ्लैट जो होती है मरकरी ड्रॉप, वो कैसी होती है, वो आपके पास में फ्लैट होने का रीजन क्या है कि वहां पर ग्रेविटी भी एक्ट करती है। दूसरा होता है अगर किसी मोल्टन मेटल की स्ट्रीम को हम वाटर में गिराएं तो वो छोटी छोटी ड्रॉप में टूट जाता है। छोटी छोटी ड्रॉप में टूटने का रीजन भी क्या होता है कि जैसे ही वो वाटर के अंदर आएगा मोल्टन मेटल, तो वो मिनिमम सरफेस एरिया अपना एक्वायर करना चाहेगा, और मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, इसलिए वो छोटी छोटी ड्रॉप में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही एग्जांपल होता है जैसे किसी कंटेनर में मान लीजिए पानी भरा है और उसमें आपने किसी ब्रुश को डुबोएंगे जिससे आप पेंट करते हैं, और जैसे ही इस ब्रुश को बाहर निकालेंगे तो ये ब्रुश के जो सामने के फर जैसे होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, कारण क्या है कि इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स जब आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर यह है कि एक मान लीजिए ये कोई रिंग है, रिंग के अंदर आपने इस तरह से एक थ्रेड लगा रखा है, इसको आपने सोप सोल्यूशन में डुबोएंगे, जैसे ही सोप सोल्यूशन में डुबोएंगे, डुबोने के बाद बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, सोप सोल्यूशन की एक फिल्म बन जाएगी। और यदि आप बहुत आराम से मतलब सावधानी के साथ में इस बीच की फिल्म को यहां से ब्रेक कर दे तो फाइनल शेप इस थ्रेड का कैसा बन जाता है, स्फेरिकल बन जाता है। क्यों, क्योंकि इधर को जो सोप सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको अपनी तरफ को खींचेंगे, जिसके कारण इसका फाइनल शेप जो होगा वो कैसा होगा, फाइनल शेप इसका स्फेरिकल के जैसा होता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल होते हैं किसके, सरफेस टेंशन के। कुछ इसकी एप्लीकेशन भी होती है। एप्लीकेशन में आप क्या क्या पढ़ते हैं सरफेस टेंशन की। एप्लीकेशन में आपको मालूम है कि जितने भी आपके पास में ये आपके पास में इसकी एप्लीकेशन अगर आपको सीखनी हो, पहले इससे पहले हम सीखते हैं इसमें इसका फैक्टर्स क्या है। फैक्टर में सरफेस टेंशन दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो फैक्टर है इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज भी दो तरह की होती है, एक होती है हाईली सोल्यूबल, एक होती है लो सोल्यूबल। अगर हाईली सोल्यूबल कोई इंप्योरिटी है आपके पास में, जैसे हाईली सोल्यूबल में जैसे आपके पास में मान लीजिए NaCl है। अगर NaCl को हम वाटर में मिलाएं तो NaCl को जो वाटर में मिलाया जाता है तो NaCl जो होता है इजीली डिसोल्व हो जाता है, हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। तो ये जब वाटर में मिलाएंगे, इसको मिलाने से क्या होगा, इसका मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में चला जाता है। मतलब ये एक तरह से जो हाईली सोल्यूबल अगर मिलाया जाता है तो इसका मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में चला जाएगा, जिसके कारण उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर आप हाईली सोल्यूबल किसी इंप्योरिटीज को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर क्या होगा, जैसे ही इंप्योरिटी को ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, इफ इंप्योरिटी, यहां पर लिख दे रहे हैं, इंप्योरिटी को आई से लिख दिया, इंक्रीज, तो इस केस में जो सरफेस टेंशन होता है वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर लेस सोल्यूबल इंप्योरिटी को मिलाते हैं तो लेस सोल्यूबल इंप्योरिटी के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, वाटर के बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, और यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, जिसके कारण टी कम हो जाता है। तो अगर इंप्योरिटी को आपने ऐड किया तो ऐड करने पर क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। ऐसे ही इसमें आप पढ़ते हैं एक कि भाई बताओ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे जैसे किसी लिक्विड को या वाटर को आप गर्म करते हैं, उसको गर्म करने से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की एनर्जी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने से उनका मोशन बढ़ता है, जिसके कारण उनकी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बदल जाती है, फोर्स कम हो जाता है। तो इसका मतलब यह है अगर हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है, और लिक्विड को अगर बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म कर दें तो उस केस में सरफेस टेंशन उसका जीरो हो जाएगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो बिल्कुल वेनिश हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हम यहां पर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज तो जो सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज होता है। तो सरफेस टेंशन अगर मान लीजिए आपको निकालना हो किसी टी टेम्परेचर पे, कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको सरफेस टेंशन 0 डिग्री पे पता होना चाहिए, ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा इंटू टी, कितना टेम्परेचर आपने चेंज किया है, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये आपके पास में एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में इस dt का मतलब तो होता है सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर T,
T0 का मतलब होता है सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री टेम्परेचर। अल्फा आपके पास में क्या होता है, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और डेल्टा टी आपके पास में चेंज इन टेम्परेचर है। तो किसी भी टेम्परेचर पे आपको सरफेस टेंशन निकालना हो तो उसका ये फॉर्मूला है। इसमें ये dt को मैं लिख दे रहा हूं, कभी आप इसको टेम्परेचर ही समझने लगे, इसका मतलब है सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर T। और T0 का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर 0। अल्फा आपके पास में टेम्परेचर कोफिशिएंट है और डेल्टा टी आपके पास में चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपने सीखी है। आइए अब इसमें कुछ नई नई बातें और सीखते हैं।